हेलो डियर। तो यहाँ पे आज हम लोग नेक्स्ट थ्योरी का वीडियो देखने वाले हैं। एक थ्योरी का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को एक एक चीज़ जो है समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, मैं बार बार कहता हूँ थ्योरी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ थ्योरी कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पिछला एक्सरे, ओटी, ईसीजी ये सब का देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। और वैसे क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर होगा। ठीक है ना, डायरेक्टली एमसीक्यू से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, कहता है हम लोग जो आज लेकर आए हैं, कुछ चीज़ें को टर्म सहित सब चीज़ समझेंगे। प्रोप्रानोनॉल, ठीक है ना, प्रोप्रानोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है ना। जो प्रोप्रानोलॉल जो दवा है, यह बीटा ब्लॉकर दवा है, याद रखिएगा। जो आपके रक्तचाप और हृदय गति को कम करके काम करता है। यानी अगर हृदय गति तेज है, धड़कन जिसको बोलते हैं, रक्तचाप ज़्यादा है, तो उसको कम करके यह काम करता है। ठीक है, जिससे आपके हृदय के रक्त पंप करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। यह उच्च रक्तचाप, कंपन, आलिंद, विकम्पन, चिंता के कुछ लक्षणों में मदद जो है ये करता है। अब जो प्रोप्रानोनॉल जो होता है, यह चिंता को भी कम करता है, हार्ट बीट अगर बढ़ा है उसको भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यह बीटा ब्लॉकर दवाइयाँ हैं। यह आपके मस्तिष्क में जो रक्त वाहिकियाँ है इसको आराम देकर माइग्रेन के सिर दर्द को भी रोकता है। अगर माइग्रेन जैसे दर्द है तो उसमें भी प्रोप्रानोनॉल जो है आपको उपयोगी दवाई होता है। तो बेसिकली क्या समझे, रक्तचाप, हृदय गति को तो कम करता ही है, साथ में यह चिंता को भी जो है कंट्रोल करता है, और माइग्रेन दर्द को भी जो है आपको राहत देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एनालप्रिल, ठीक है ना। एनालप्रिल जो दवा है, इसका इस्तेमाल भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या हार्ट फेल होने में किया जाता है। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। तो एनालप्रिल भी दवा ब्लड प्रेशर बढ़ने में यानी रक्तचाप बढ़ने में कंट्रोल करता है, और हार्ट फेल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है एनालप्रिल। ठीक है, तो एनालप्रिल ब्लड प्रेशर में, हार्ट फेल में, हार्ट अटैक, स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। ओके, आगे है डिजॉक्सिन। आप लोग को तो पता ही है, डिजॉक्सिन एक टैबलेट के फॉर्म में आता है जो हार्ट फेलुअर या आर्टेरियल फाइब्रिलेशन में यह जो है आपको काम देता है। यानी अनियमित दिल की धड़कन को इलाज को काम करता है। यह आपके दिल की धड़कन को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह आपके दिल के लय यानी जो रिदम होता है उसको स्थिर बनाकर रखता है। तो बेसिकली डिजॉक्सिन जो है आर्टेरियल फाइब्रिलेशन में उपयोगी दवा है, जो हार्ट को मजबूत करता है, हृदय के विफलता को रोकता है, और अनियमित जो धड़कन है उस अनियमित धड़कन को इलाज करता है। ठीक है ना। तो डिजॉक्सिन हार्ट के लिए हार्ट टॉनिक इसको भी कहा जाता है, डिजॉक्सिन को। ठीक है ना। आगे है देखिए, अब एनीमिया अलग अलग होता है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। तो इसी में पर्निशियस एनीमिया जो होता है, पर्निशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, जो शरीर के स्वस्थ रेड ब्लड सेल बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा पर्निशियस एनीमिया के ट्रीटमेंट में किसका उपयोग करते हैं, तो भाई विटामिन B12 का उपयोग करते हैं। इसका डोज देंगे क्योंकि इसी का तो कमी होता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। पॉस्चुरल हाइपोटेंशन को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, तो रक्तचाप में गिरावट जब आप लेटने या बैठने के बाद खड़े होते हैं तो इससे आपको चक्कर आ सकता है और आप बेहोश भी हो सकते हैं। देखिए, बेसिकली जो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन होता है जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन मतलब रक्तचाप का कमना। तो ये कब कमता है, जब व्यक्ति लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और वह अचानक से खड़ा हुआ,
और खड़े होते ही जो है उसका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है अचानक से गिर जाता है नीचे, ब्लड प्रेशर जो है कम जाता है। तो इसी को पोस्चुरल हाइपोटेंशन यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है ना। इससे बेहोशी भी आता है, चक्कर आता है। कभी कभी देखेंगे आदमी लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, और वो आदमी लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, अचानक से उठ कर खड़े होता है तो उसको चक्कर सा आने लगता है, ठीक है ना। धुंधला पूरे आँख के सामने जो है छा जाता है। तो बेसिकली वह पोस्चुरल हाइपोटेंशन के कारण होता है, क्योंकि लेटा हुआ और बैठा हुआ आदमी अचानक से अगर खड़ा हो रहा है, चलने लग रहा है, तो उसको अचानक से जो ब्लड प्रेशर में गिरावट आ जाती है, जिससे व्यक्ति को चक्कर और बेहोशी भी होता है। तो इसे पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे अपन हेमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया बेसिकली यह एक आपका हेरिडेटरी रोग है, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड रोग है। हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है, दुर्लभ समस्या है, जिसमें रक्त समान तरीके से नहीं जम पाता है। हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, जिसमें रक्त सही से नहीं जम पाता है। अगर एक बार कहीं चोट लग गया, कट फट गया, तो होता यह है कि अचानक ब्लड जो है वहाँ से निकलने लगेगा, और कंट्रोल जो है ब्लड पे नहीं होता है ब्लीडिंग में, ठीक है ना। अब इसमें होता है ऐसा क्यों है, तो यह आपका जो है वंशानुगत यह भी रोग होता है। साथ में ये रोग जो होता है फैक्टर 8 के कमी से होता है। चूँकि ये फैक्टर 8 ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जब व्यक्ति के अंदर फैक्टर 8 की कमी होती है तो उससे क्लॉटिंग नहीं बन पाता है, और जब क्लॉटिंग नहीं बन पाता है तो थोड़ा भी चोट लग जाएगा या फिर गर्मी के दिन में ड्राइनेस हो जाएगा, तो ब्लड जो है वहाँ से निकलने लगता है। और जब एक बार ब्लड निकलने लगता है तो हीमोफीलिया को पेशेंट को ब्लड रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा क्या कि किस फैक्टर के कमी के से जो है आपको हीमोफीलिया होता है, तो फैक्टर 8 याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एटोनिक। यहाँ पे एटॉमिक नहीं होगा, एटोनिक होगा, ठीक है। एटोनिक, एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस क्या होता है, देखिए एटोनिक यूट्रस कहने का मतलब है कि जब डिलीवरी हो जाता है, महिला कोई प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी बच्चे को जन्म दे देती है, तो हम लोग जानते हैं कि डिलीवरी में बहुत सारा ब्लीडिंग होता है, और बच्चे के जन्म देने के कुछ समय बाद तक भी ब्लीडिंग होते रहता है। तो एटोनिक यूट्रस में होता यह है, एटोनिक यूट्रस में, कि जब बच्चा जन्म दे दिया तो थोड़ा देर तक ब्लीडिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे यूट्रस का गुण ही है, प्रॉपर्टीज है यूट्रस का गुण है कि वह धीरे धीरे उसमें संकुचन लाता है, यानी शिथिल होने लगता है, संकुचन होने लगता है। और उस संकुचन से दबाव जो है, जहाँ पे जो झिल्लियाँ फटी हुई रहती है यूट्रस के, वहाँ पे जो है उसको दबाव पड़ता है कंट्रैक्शन से, और धीरे धीरे दबाव पड़ने से ब्लीडिंग कम होने लगता है। लेकिन एटोनिक यूट्रस में ये होता है कि जो यूट्रस का मसल्स होता है, जो मांसपेशी होता है, वह क्षीण हो जाता है, यानी कमज़ोर रहता है, सॉफ्ट रहता है, जिससे कंट्रैक्शन ठीक ढंग से होता नहीं है। और जब कंट्रैक्शन नहीं होता है तो वह यूट्रस पे दबाव नहीं डाल पाता है, और दबाव नहीं डालने से ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहता है। तो बेसिकली एटोनिक यूट्रस होता यह है कि प्रसव के बाद भी कंटिन्यू ब्लीडिंग होने लगना, और गर्भाशय ठीक से नहीं सिकुड़ पाता है। क्यों नहीं सिकुड़ पाता है, क्योंकि गर्भाशय काफ़ी ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो जाता है, और कंट्रैक्शन संकुचन नहीं होने से दबाव नहीं पड़ता है, और जब दबाव नहीं पड़ेगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। तो ये आपका एटोनिक यूट्रस यही होता है, ठीक है। अब आते हैं फेब्राइल सीजर। फेब्रिल जो सीजर होता है, बेसिकली आप लोग देखते हो, कभी कभी बुखार में व्यक्ति जो है, बुखार में दौरा पड़ने लगता है, व्यक्ति को बुखार आता है तो दौरा पड़ने लगता है। तो बेसिकली यह जो है बुखार से होने वाला सीजर से दौरा है, जिसे फेब्रिल सीजर कहते हैं, ठीक है। कम से कम 100 से ऊपर फ़ारेनहाइट वाले बुखार में यह सीजर होता है। अधिकांश फेब्राइल सीजर हानि रहित होते हैं, मतलब बुखार में होने वाला जो दौरा होता है ज़्यादा हानि नहीं देता है, ठीक है ना। और मामूली संक्रमण से बुखार के कारण यह फेब्राइल सीजर होता है। तो बेसिकली यह बुखार के दौरान ये सीजर आता है, तो इन बातों को ध्यान में रखिए, जो ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता। बस आपको ये जानना है कि फेब्राइल सीजर होता क्या है,
तो आपको ऑप्शन दे देगा कि फेब्राइल सीजर, या आपसे ऐसे पूछ देगा कि इनमें से बुखार के दौरान आने वाले कौन से सीजर हैं। फेब्राइल दे देगा, डिजराइल दे देगा, ठीक है, कुछ कुछ चार दे देगा, उसमें से एक फेब्राइल रहेगा, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं ओवुलेशन की तरफ। ओवुलेशन क्या होता है, ठीक है ना। ओवुलेशन जो होता है माय डियर, ओवुलेशन तब होता है जब ओवरी अंडाशय अंडा जारी करता है, ठीक है, अंडा जारी करता है। तो ओवुलेशन बेसिकली जारी करता है कौन, अंडाशय से अंडा जारी करना ही ओवुलेशन होता है, यानी अंडाशय से अंडा निकलना ही ओवुलेशन होता है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। यह 28 दिवसीय मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन के आसपास होता है। अब यह मासिक धर्म के 28 दिवस के जो मासिक धर्म होता है, तो मासिक चक्र के 28वें दिन के आसपास क्यों होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो आपके 3 से 5 दिनों का जो होता है, बेसिकली इस 3 से 5 दिन में जितने भी 28 दिन में स्टोर होकर रखता है फीमेल में, वो सारे के सारे इन 3 से 5 दिनों में निकल जाते हैं। पहले तो वेट करता है, ये जो 14, जैसे मान गया 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल समाप्त हो गया, 3 से 5 दिन सारा जो भी वेस्ट पदार्थ है ब्लड सहित वो निकल जाता है। अब फिर इसके होने के बाद 14 दिन में जो है आपको क्या होता है, 14 दिन में क्या होता है, यही ओवुलेशन होता है, यानी ओवरी से अंडा निकलता है, मेंसेज के 14 दिनों के आसपास में निकलता है, और वो इंतज़ार करता है शुक्राणु का, ठीक है, अंडा शुक्राणु का इंतज़ार करता है। और जब अगले 14 दिनों में वो नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, वो अगले 14 दिन में कोई शुक्राणु नहीं मिल पाता है अंडा को, तो वही अंडा जो है अगले 3 से 5 दिनों में अपने सारे मटेरियल के साथ जो है मेंसेज के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर 14 दिन में अंडा आया और उसे जो है शुक्राणु भी मिल गया, दोनों आपस में मिल गया, तो निषेचन हो गया। अब निषेचन हो जाता है तो जो आगे सिर्फ अंडा बच जाता, तो जो मेंसेज होकर निकल जाता, अब वो दोनों मिल चुका है, दोनों मिल चुका है, तो दोनों निषेचन हो गया और जाकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तब जो है उसके बाद जो है मेंसेज बंद हो जाता है, नहीं आता है। तो एक साइन ये भी होता है कि ये बंद हो गया, मतलब प्रेग्नेंट हो गई औरत। ये बातें हैं, समझ गए। चलिए तो मासिक धर्म जब ख़त्म होता है तो उसके 14वें दिन के आसपास ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन का मतलब होता है कि ओवरी जो है अंडा को रिलीज करता है। किस लिए रिलीज करता है, निषेचन के लिए, कि भाई कोई स्पर्म आए शुक्राणु और अंडा से मिले और वह जो है निषेचित हो जाए, ठीक है। वही स्पर्म नहीं मिलता है तो वह अगले 14 दिन तक और वेट करता है अंडा, और उसके बाद जो है वो नष्ट हो जाता है, जो मेंसेज के रूप में बाहर निकल जाता है, समझ गए। चलिए आगे है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कहने का मतलब है एक ऐसा रोग जो आप ही का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पर हमला करने लगता है। ऑटो इम्यून डिजीज बहुत खतरनाक होता है, समझ गए। अब हम लोग जानते हैं इम्यून जो है हमारा प्रतिरक्षा जो है हमारे बॉडी को बाहरी संक्रमणों से लड़ता है, बचाता है। लेकिन आप समझिए कि जो बाहरी संक्रमण से लड़ने वाला जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी है, वह खुद आपके बॉडी के कोशिका पर हमला करने लगे तो क्या हो जाए। कहने का मतलब है आप ये जो है डॉग पाले हैं, ठीक है, कुत्ता पाले हैं। कुत्ता का काम है कि आपको घर वाले को, आपके घर को, सबको रक्षा करना। बाहरी व्यक्ति कोई आए तो देखते हुए बोलने लगता है कुत्ता, ठीक है ना, झाऊ झाऊ करने लगता है, जिससे घर वाला समझ जाता है वो कोई ना कोई आया है बाहरी, आपको सुरक्षा करता है। लेकिन खुद समझिए कि कुत्ता आप पाल रहे हैं और वो कुत्ता दूसरे व्यक्तियों को न काट के, दूसरे व्यक्तियों पर हमला ना करके वो आपके ही घर में, आपके ही ऊपर हमला कर दे, तो कितना खतरनाक होगा। सेम चीज़ें यहाँ पे है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून जो होता है वह स्व प्रतिरक्षा, यानी आपको खुद के बॉडी पर, खुद के जो सेल है उस पर हमला करने लगता है यह इम्यून सिस्टम, वही ऑटो इम्यून डिजीज होता है, समझ गए। चलिए देख लीजिए
ऑटो इम्यून रोग तब होता है जब शरीर के प्राकृतिक रक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम आपकी अपनी ही कोशिका पर जो है अटैक करने लगता है। और अटैक कब करता है अटैक कब करता है? अटैक तभी करता है जब आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी की कोशिका को और बाहरी पदार्थों को, सूक्ष्म जीवों को नहीं पहचान पाता है, नहीं डिटर्मिनेंट कर पाएगा, तो उस बीच में आपके बॉडी पे ही जो है कोशिका पर हमला करने लगता है। ठीक है, चलिए अब आता है कुछ लगभग 80 से ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज है। कुछ का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, IBD जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, दो तरह के इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होता है, एक क्रोन डिजीज और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो ये दोनों ऑटो इम्यून डिजीज हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस होता है, ल्यूपस होता है, टाइप 1 डायबिटीज होता है। ये सब आपके स्व प्रतिरक्षा प्रणाली वाला बीमारी है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए माय डियर आगे है कैपनोग्राफी और कैपनोमेट्री क्या है। कैपनोग्राफी जो होता है, कैपनोग्राफी श्वसन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को मापती है। यानी आप जो श्वसन ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, इसको मापने के लिए कैपनोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी देख सकते हैं यह कैपनोग्राम तरंग के माध्यम से ग्राफी के रूप से और कैपनोमेट्री के माध्यम से संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करता है। यानी कैपनोमेट्री संख्या में प्रदर्शित करता है और कैपनोग्राम के तरंग के माध्यम से ग्राफिक में जो है कैपनोग्राफी ये करता है। ठीक है ना माय डियर, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यह प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में, मेल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ देगा आपको घुमाने के लिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इनमें से किस में पाया जाता है, मेल में, फीमेल में, लिख देगा यहाँ पे ए बी रहेगा और सी में ऑप्शन दे देगा A+B दोनों में, और यहाँ पे दे देगा आपको जो है डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल में होता है, चाहे A भी आपको घुमाने के लिए दे देगा, लेकिन सिर्फ होता है तो मेल में। ठीक है माय डियर, टेस्टिज समझ गए, वृषण का क्या कार्य है? तो इसमें पाई जाने वाली शुक्रजनक नलिका स्पर्म का निर्माण करती है जो कि नर युग्मक होते हैं। तो वृषण चूँकि नर में पाया जाता है, ठीक है, और यह स्पर्म का निर्माण करता है। इन बातों को आपको जो है समझना है, इन बातों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब जाइगोट युग्मनज क्या होता है? आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, युग्मनज नर तथा मादा को मिलने के संलग्न को हम लोग युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बेसिकली जाइगोट, ठीक है, जाइगोट एक प्रकार के कोशिका है, समझ गए, एक प्रकार के कोशिका है। ठीक है अब एक कोशिका कौन सा है? तो जब निषेचन होता है, अंडा और शुक्राणु दोनों आपस में मिलता है तो एक कोशिका का ही रूप लेता है। ठीक है, वो भी एक कोशिका का ही रूप लेता है, और उसी निषेचन को तो हम लोग जाइगोट कहते हैं जो बनता है। ठीक है ना, चलिए अब आता है एक महत्वपूर्ण चीज़ें है यहाँ पे। एक कार्यक्रम आपसे काफ़ी पूछता है, RMNCH+A कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 2013 में हुआ। ठीक है, RMNCH+A कार्यक्रम का। ओके, आगे देखिएगा आप लोग, RMNCH+A कार्यक्रम लॉन्च करने में किस एजेंसी का सपोर्ट रहा? तो इंटरनेशनल एजेंसी है जो यूनिसेफ के जरिए RMNCH+A कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, सहायता किया यूनिसेफ। RMNCH+A कार्यक्रम फोकस किया जाता है किस पे? तो यह कार्यक्रम प्रजनन रिप्रोडक्टिव पर, मातृ मैटरनल पर, नवजात नियोनेट्स पर, बाल चाइल्ड, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट, किशोरावस्था। तो ये बेसिकली RMNCH रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेट, चाइल्ड हेल्थ एंड आपका एडोलेसेंट, ये जो है आपका इस पे जो है फोकस किया जाता है, इन सब पे। ओके माय डियर, अब यहाँ पे आ जाता है एडोलेसेंट। अर्स प्रोग्राम है, अर्स एक प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ।
प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। अर्स के में पूछ देगा कि आर का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव, ए का मतलब क्या होता है, एडोलेसेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि अर्स, एडोलेसेंट, रिप्रोडक्टिव और बीच में सेक्सुअल है, तो दो इधर और बीच में एंड लगा दीजिएगा, तो ये अर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आता है HG, जिसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। माय डियर, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एक समस्या है, ठीक है। यह महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा होता है। महिलाओं में होने वाला समस्या है HG, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। मॉर्निंग सिकनेस का एक चरम रूप है। मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह के समय जिम में चलना, यह एक चरम रूप है जो गर्भ अवस्था के दौरान गंभीर मतली और उल्टी का कारण बनता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में होता यह है कि गर्भ प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत तो उल्टी होता है, उल्टी जैसे मन होगा, मितली होगा, लेकिन होता यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है उल्टी और मतली। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम उसी को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा उल्टी, बहुत ज़्यादा मतली का मन हो, ठीक है। तो ये आपका हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है, इस शब्द है, यानी ज़्यादा उल्टी और मतली को हम लोग हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए। और यहाँ पे हम लोग जो है, अब यहाँ पे हम लोग विदा लेते हैं, और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।